अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अब यूनिट नंबर 1 में हमारे पास कुछ आउटलाइन मौजूद है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और थर्ड पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके बाद हमारे पास आता है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब हमने इस यूनिट में 6 एक्सरसाइज में डिफरेंट टॉपिक पे बात करनी है। मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स के बारे में, फिर मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, उसके बाद उसका इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन में क्रैमर रूल या इन्वर्स प्रोसेस को कैसे हल किया जाता है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 में जो कुछ आउटलाइन हमारे पास मौजूद थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पे। व्हाट इज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होता है। A rectangle array of real numbers enclosed within brackets is called matrix। कि हमारे पास अगर कुछ रियल नंबर मौजूद हों और उनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, हम उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे a इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट की साइन है। यहाँ पे आप कुछ नंबर लिख देते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं 0 1 2 3। तो ये 0 1 2 3 क्या है, ये रियल नंबर है। आप इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये जो हमने साइन लगाया, तो इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, मैट्रिक्स है। याद रखना यहाँ पे हम रफ वर्किंग कर रहे हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। कि हमारे पास कुछ नंबर मौजूद हैं, सपोज 0 है, 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर मौजूद है। अब आप इनमें से अप टू 1 ये नंबर हमारे पास चल रहे हैं, इनमें से कुछ नंबर को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। आप लिख सकते हैं 1 2, तो आप ब्रैकेट के अंदर जब तक ये नंबर लिख दिए हैं लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं किया तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा जब आप इसको क्लोज नहीं करेंगे। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके अंदर एक बाउंड्री लगा दिया मैंने साइडों पे, तो इसको क्लोज कर दिया 1 2 को ब्रैकेट के अंदर, तो हम फिर इसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और याद रखना है, आपने अगर 1 2 लिख दिया और एक साइड पे अगर ब्रैकेट लगा दी तो ये भी अब मैट्रिक्स नहीं है जब तक दूसरी साइड पे मैट्रिक्स ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे। अब आप जितने मर्जी नंबर लिख सकते हैं, आप 1 डिजिट लिख दें, यानी कि 1 लिख दिए, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए, तो ये भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। कि मतलब हमारे पास रियल नंबर में से कुछ नंबर उसको अगर आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। और याद रखना है, मैट्रिक्स में हम एक और आसान से आपको डिस्कस करने लगा हूँ। मैट्रिक्स जैसे हम कहते हैं, मैट्रिक्स जो है वो 10 डिजिट पे मुश्तमिल होता है। मतलब हम किसी को भी कहते हैं कि आपकी क्लास में अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक कहते हैं 10th को। तो याद रखना है 0 से लेकर हमारे पास जो 9 डिजिट होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, वो 10 ही होते हैं। तो इसका मतलब 10 जो है, अगर 9 के बाद मैं 10 भी लिखता हूँ तो ये 1 0 ये रिपीटिंग नंबर वही आ रहे होते हैं। तो आप इनके अंदर से कुछ नंबर उठा लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 1 1 11, तो ये भी तो उसी के अंदर से नंबर आ रहा है ना, 1 1। इसी तरह 12 लिख रहा हूँ तो 1 2, ये भी तो उसी के अंदर से आ रहा है, 1 और 2। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रीवियस नंबर जो है वो साथ ऐड हो रहे होते हैं। तो इसी तरह कोई भी नंबर और लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ, 1 5 वो भी इसी के अंदर से आ रहा है, 16 लिख देता हूँ वो भी इसी के अंदर से आ रहा है। तो जब आप इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसी तरह आगे हमारे पास टॉपिक पे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be order of m by n। अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है A इक्वल टू 1 2 3 4। अब आप इसमें हमने फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब याद रखें, सबसे पहले हमारे पास जो है इसमें देखना है कि रो कितनी आ रही है। अब आपको रो का बारे में पता नहीं होगा कि इसमें रो क्या होती है,
याद रखना है जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। मतलब आप लिखेंगे रो R1 और R। इसी तरह जो ऊपर से नीचे कॉलम होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। मतलब ये है जो 1 3, ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम होगा। हम इसको शो करेंगे C से, C1 फर्स्ट कॉलम और C2 सेकंड कॉलम। तो इसी तरह हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि इसके अंदर रो कितनी आ रही है, 2 रो आ रही हैं। आप लिखेंगे यानी कि 2 रो, और कॉलम कितने आ रहे हैं, 2 ही कॉलम आ रहे हैं। तो इसी तरह इसका जो ऑर्डर होगा आपने नीचे मेंशन करना होता है, ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन करना है, ऑर्डर ऑफ ए। तो इज आगे लिखेंगे, इज का मतलब है इक्वल के, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं। सबसे पहले आपने लिखना है रो। रो का हमारे पास फार्मूला इसमें मैं लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। वो है m बाय n। अब m किसको कहते हैं, m कहते हैं रो को। सबसे पहले आपने रो लिखनी होती है, इसके बाद जो n है वो हमारे पास होता है कॉलम, जो डेफिनेशन में भी स्टेटमेंट ये दी हुई है। तो m रो को कहते हैं और n किसे कहते हैं, कॉलम को। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पेपर में आया है, एमसीक्यूज में आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है, m बाय n के। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, रो लिखनी होती है। अब रो इसमें कितनी है, 2 है, और इसी तरह कॉलम कितना है, वो भी क्या है, 2 है। आप लिखेंगे 2 बाय 2। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की एक एग्जांपल, और मजीद 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि बात इसमें मजीद क्लियर हो जाए आपकी। अब देखिए यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, वो है 1 2, लेट्स से कोई भी आप मैट्रिक्स की एग्जांपल दे सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो 1 2 एक क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स है। अब आपने देखना है कि इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अब देखो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन एक लाइन आ रही है, तो ये क्या है, इसकी रो है, इसका मतलब ये R1 है। इसी तरह अब हम कॉलम की बात करते हैं। कॉलम जो है देखो, एक 1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ एक स्ट्रेट लाइन, वो है वर्टिकल लाइन जो होती है। अब इसी तरह हमारे पास 2 जो है वो भी एक सेपरेट है, तो ये सेकंड लाइन हो गई। इसी तरह हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास है C1 ये फर्स्ट कॉलम है और जो C2 एक सेकंड कॉलम है। मतलब ये दोनों जो पॉइंट है वो सेपरेट हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन में ये एक स्ट्रेट लाइन में था। तो हम फिर लिखेंगे इसका जो ऑर्डर होगा, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी। तो बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखनी होती है, रो लिखनी होती है। तो वो हमारे पास है 1 रो थी, और उसके बाद जो इसका कॉलम है वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे 2, फर्स्ट रो फिर कॉलम 1 बाय 2। इसी तरह आप जितनी मर्जी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। आप एक डिजिट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम कहेंगे 3 एक डिजिट हमारे पास मौजूद है, हम इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे सी का नाम मेंशन कर दें कि सी का मैट्रिक्स। अब इसमें रो कितनी आ रही है, 1 रो है हमारे पास, और कॉलम कितना है, वो भी 1 है। तो इसका मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 बाय 1 का। आप जितनी मर्जी नंबर इसमें लिख सकते हैं। तो ये ही हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के एग्जांपल जो हमने आपको स्टेटमेंट में बताई है। आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 पे, ताकि आपको मजीद जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। और याद रखना है कि इसमें आपने फार्मूला जो है वो नहीं भूलना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में m बाय n। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। A इक्वल टू 2 3 माइनस 5 6। क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, A इक्वल टू 2 3 माइनस 5 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसका जो ऑर्डर है आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ऑर्डर ऑफ ए इज, कि इसका ऑर्डर क्या है। इसमें रो कितनी आ रही है, 1 2, मतलब 2 बाय 2।
कि 2 रो है इसके अंदर और 2 ही इसके अंदर क्या है, कॉलम है। तो ये है ए का ऑर्डर। अब इसके बाद हमारे पास है बी मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास है 2 0 3 5। सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, b इक्वल टू 2 0 3 5। तो आप नीचे मेंशन करेंगे ऑर्डर ऑफ ए। अब इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी लिखेंगे। तो अब बी हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो किसके बराबर आ रहा है, इसमें भी 2 बाय 2 है, मतलब 2 रो हैं और 2 ही इसके अंदर क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, सबसे पहले आपने रो को लिखना होता है 2 बाय 2, मतलब जो हमने स्टार्ट में बात की थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने का तरीका। मैंने आपको बताया था कि आपने ऑर्डर को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले किस चीज को लिखा जाता है और उसके बाद किसको लिखना होता है, रो को किस चीज से जाहिर करते हैं और कॉलम को किस चीज से जाहिर किया जाता है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब इसके बाद है हमारे पास डी। देखिए डी हमारे पास इक्वल है, डी का मैट्रिक्स वो है 4 6 0 और 6। तो आपने लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, डी इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 और 6। यहां पे नीचे मेंशन करेंगे ऑर्डर ऑफ डी इज, तो वो हमारे पास ऑर्डर इसका किसके बराबर आएगा। अब ये देखें इसमें रो कितनी है। बहुत से बॉयज जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि हमारे पास इसका 1 रो मेंशन कर देते हैं और एक ही इसका कॉलम मेंशन कर देते हैं। तो याद रखना इसमें 4 0 6 ये 3 डिजिट सेपरेट है, मतलब 4 है 0 है और 6 है, मतलब 4 इसमें अलग है, 0 इसमें सेपरेट है और 6 भी अलग है, मतलब 3 लाइंस हमारे पास इसमें मौजूद हैं। इस चीज का ख्याल रखना है। तो जो 3 लाइन मैंने लगा दी है ये क्या है, हमारे पास रो है। तो आपने सबसे पहले रो पहले लिखनी है 3, इसके बाद हमारे पास बाय। अब कॉलम क्या है, ये एक ही लाइन स्ट्रेट आ रही है, मतलब हमारे पास क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आप देखें 4 0 6 जो एक वर्टिकल कॉलम बन रहा है। तो आपने क्या लिखना है, ये हमारे पास क्या होगा कॉलम, तो 3 बाय 1 सबसे पहले रो को मेंशन करना है और इसके बाद कॉलम को मेंशन करना है। तो इसी तरह इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या है 3 बाय 1 है। अब इसी तरह हमारे पास है ई का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए डी, इसके बाद है बी और ई सी एफ। क्लोज करेंगे मैट्रिक्स को, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, E इक्वल टू ए डी बी ई और सी एफ। मैट्रिक्स क्लोज। अब देखिए इसका जो ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, ऑर्डर ऑफ ई इज, इसमें रो कितनी आ रही है, 3 रो मौजूद है। आप इसको मेंशन करके रफ पे लिख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे इनके क्वेश्चन में जब आप लिखते हैं तो या तो आप लेट पेंसिल यूज कर लिया करें ताकि आपको लिए आसानी हो जाए, तो बेहतर है। अदरवाइज आप इसको नीट एंड क्लीन ही लिखा करें। अब देखिए इसमें रो हमारे पास क्या है, ये रो है, इसको भी रो कहते हैं और ये भी रो। इसका मतलब R1 R2 R3, तो इसमें कितनी रो आ रही है, 3 रो आ रही है। तो इसका मतलब है 3 बाय, अब इसमें कॉलम कितनी है, ये भी हमारे पास कॉलम है, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम कहलाता है और ये भी क्या है हमारे पास कॉलम है। तो इसी तरह इसमें 3 रो थी और कॉलम कितने, अब इसमें जो कॉलम हमारे पास है वो कितने थे, 2। तो हम यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे 2। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ई किसके बराबर था, 3 बाय 2। अब यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हैं या इसको आप इसी तरह मेंशन भी कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास है इसी का जी हमारे पास है इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 0 1 2 3, इसके बाद है 2 4 5 मैट्रिक्स क्लोज।
अब देखिए आपने लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इसी क्वेश्चन को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। g इक्वल टू 2 1 2 3 2 4 0 3 5 मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब g का जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ g इज, अब इसमें रो कितनी है, 3 रो मौजूद है और कॉलम कितने हैं, वो भी कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ जी इज 3/3। तो ये था ऑर्डर ऑफ जी। अब हमारे पास है इसी का लास्ट पार्ट, वो है एच। एच इक्वल टू 2 3 4 और 1 0 6 मैट्रिक्स क्लोज। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। h इक्वल टू 2 3 4 1 0 6 मैट्रिक्स क्लोज। तो ऑर्डर ऑफ h किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ h इज, अब इसमें जो रो है वो कितनी है, 2 रो है और कॉलम कितने आ रहे हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं। मतलब हमारे पास R1 R2 2 रो है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, रो 2 बाय, अब कॉलम कितने हमारे पास हैं, 3 कॉलम है। C1 मतलब ये भी कॉलम, आपने इस चीज को मेंशन नहीं करना, जस्ट आपको बताने के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। C2 और फिर C3, इसका मतलब 3 कॉलम मौजूद है। तो आप लिखेंगे 2/3। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको स्लैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 6 पार्ट। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अब देखिए A B C D E F G H, अब हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट मैट्रिक्स मौजूद है। सबसे पहले है A इक्वल टू 3। अब आपने इनमें से देखना है कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसके अंदर 3 नंबर आ रहा हो। देखिए मैंने कुछ जो है कलर सेम कर दिए ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो। अब देखिए A इक्वल टू 3 ये, और इसकी तरह C के अंदर जो मैट्रिक्स है 5 - 2, अगर हम 5 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। मतलब उन्होंने इस मैट्रिक्स को तोड़कर लिखा है ताकि बच्चे क्या हो, कंफ्यूज हो जाएं कि 5 और 2 दोनों सेपरेट नंबर हैं। याद रखना है कि 5 और 2 ये दोनों एक ही नंबर हैं क्योंकि इनके दरमियान में एक साइन लगा दिया है माइनस का। तो इसी तरह 5 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इसी तरह A का मैट्रिक्स और C का मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। नीचे हम इसके आंसर मेंशन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स जो इक्वल हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स आप लगाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा A इक्वल टू C के, कि A का मैट्रिक्स C के क्या है, इक्वल है। अब इसी तरह हम B की तरफ आते हैं। अब B हमारे पास है 3 और 5। अब देखिए हमारे पास B और I दोनों को मैंने ब्रैकेट कर दिए ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखिए सबसे पहले इस पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और इसमें 3 है। तो इसी तरह I में भी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब आगे नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, 5। अब उन्होंने 5 को तोड़कर लिखा है 3 + 2 में। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 3 + 2 5। तो इसी तरह 5 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो B हमारे पास, तो इसी तरह हमारे पास I के अंदर 3 और 3 + 2 क्या होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो B है तो वो किसके इक्वल आएगा, I के इक्वल आएगा। तो सेकंड का आंसर हमारे पास ये होगा। अब इसी तरह D की तरफ आते हैं। देखिए D में 5 और 3 दोनों क्या है, डिफरेंट नंबर है। अब इसके अलावा मैंने इसका कोई सेम कलर नहीं बनाया क्योंकि इसके अंदर 5 और 3 नहीं आ रहे। याद रखना है इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास 5 है, लेकिन B में सबसे पहले क्या था, 3 था। दोनों डिफरेंट होंगे।
तो इसका मतलब डी किसी के इक्वल नहीं होगा। अब आगे हमारे पास है ई। ई में क्या है 4 और 6, 0 और 2। देखिए एच जो है वो भी सेम टू सेम मैंने कलर बनाए हैं कि 4 पहले नंबर पे है, तो इसी तरह 4 फिर 6 6 0 2 0 2। तो इसका मतलब ये है कि जो ई है वो इक्वल आएगा एच के। अब इसी तरह एफ की बात करते हैं। एफ हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है, क्लोज है। अब 2 और 6, अब ये एफ जो है वो जी में दोनों के कलर क्या है, सेम है, येलो मैंने कलर किए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले 2, इसमें क्या है 3 माइनस 1, मतलब अगर हम 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है, 2 बनता है। तो 2 2 सेम हो सकता है ना। तो इसी तरह 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा, मतलब 6 और ये 6 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसी तरह f का जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा g के मैट्रिक्स के। तो इक्वल मैट्रिक्स का हमारे पास जो है नंबर वो सेम टू सेम होना चाहिए, तब वो इक्वल होंगे। अब हम h की बात करते हैं। h किसके बराबर था, e के, वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। i किसके बराबर है, a के, वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, उसको अगेन रिपीट नहीं करना। तो अब हम बात करते हैं j की। अब j में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये मैंने तीनों कलर सेम किए हुए थे ताकि आपको लास्ट पे इस चीज का भी आइडिया होगा। 2 प्लस 2 क्या होता है, 4। अब देखें इसमें 4 आ रहा है। इसी तरह 2 माइनस 2, 2 में से 2 निकालेंगे 0, तो 0 भी हमारे पास मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। इसी तरह 2 प्लस 4 क्या होता है, 6, 6 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी 6 मौजूद है, उसी जगह पे मौजूद है जो हमारे पास नंबर आना चाहिए। तो 2 प्लस 0 क्या होता है, 2 प्लस 0 2 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 मौजूद है, इस जगह पे 2 मौजूद है। इसका मतलब ये था कि ये तीनों मैट्रिक्स जो है वो सेम है। इन्होंने इसको सेम बनाकर लिखा और इसको इन्होंने तोड़कर लिख दिया ताकि बच्चे इसके क्या हो, कंफ्यूज हो। तो इसी तरह 2 प्लस 2 4, 0 6 और 2। तो हम फिर लिखेंगे E बराबर है H और H इक्वल टू J। तो ये तीनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा E इक्वल टू H, H इक्वल टू J। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D which satisfy the matrix equation। अब देखें इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि A प्लस C, A प्लस 2B, C माइनस 1, 4D माइनस 6, ये एक मैट्रिक्स के अंदर इसको क्लोज कर दिया है। इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2D, इसको भी मैट्रिक्स के अंदर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हमने फाइंड क्या करना है, A B C D की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, रिपीट करना है। सॉल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे कि A प्लस C माइनस 1, इसी तरह A प्लस 2B 4D माइनस 6, मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे, इक्वल 0 3 माइनस 7 2D, मैट्रिक्स क्लोज। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ना 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। नंबर 1 पे A प्लस C, ताकि आपके लिए आसानी हो, मैं ये टिक का निशान लगा रहा हूं, लेकिन आपने ये निशान नहीं लगाने। A प्लस C, इस कॉर्नर पे ये नंबर मौजूद है, तो आपने किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपने लिखना है यहाँ पे A प्लस C, आगे साइन किसका आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, आप क्या लगाएंगे, इक्वल और फिर 0। इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे, ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट पे, मतलब A प्लस 2B। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, A प्लस 2B किसके इक्वल होगा, सेकंड पॉइंट के। याद रखना है, बहुत से बच्चे जो है वो ये मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता है कि हमने किस किस नंबर के इक्वल करना है। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट के बराबर होगा, जो सेकंड है वो सेकंड के। आप नीचे मेंशन कर लेंगे A प्लस 2B वो इक्वल है हमारे पास किसके, -7 के। तो आपने क्या लिखना है, -7, इसको इक्वेशन का नाम दे देना है सेकंड का।
अब इसी तरह C-1 मतलब ये कॉर्नर पे पॉइंट है, तो इसी तरह इसका कॉर्नर पे पॉइंट क्या होगा, 3 होगा। तो मतलब आपके पास C-1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। यहाँ पे आप साइड पे लिखें C-1 इक्वल टू 3। इसको आप इक्वेशन नंबर किसका नाम देंगे, थर्ड का नाम दे देंगे। अब इसी तरह लास्ट पे एक पॉइंट बच गया, वो है 4D-6। तो ये किसके इक्वल होगा, उसके कॉर्नर के वो जो लास्ट पॉइंट है 2D के आप नीचे मेंशन करेंगे 4D-6 इक्वल होगा 2D के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी। अब इसको हल करने का तरीका क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले जो है इसमें हल करने का मेथड, बहुत से बच्चों की मिस्टेक ये होती है, उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि हम इस क्वेश्चन को इसमें कौन सी इक्वेशन सबसे पहले हल करें, कौन सी इक्वेशन सबसे बाद में हल करें। देखिए आपको एक आसान तरीका यहाँ पे बताने लगा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बात बैठ जाएगी। देखिए a प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वल है, a प्लस 2b इक्वल टू -7, c-1 इक्वल टू 3, 4d-6 इक्वल टू 2d। आपने इन चारों इक्वेशन में देखना है कोई ऐसा नंबर है, ऐसा लिटरल नंबर इंग्लिश में जो लिखा हुआ है कि जो सिंगल हो, एक ही नंबर हो, उसमें कोई डबल नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए सी मतलब 2 टाइम आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, इसमें ए और बी है, ए भी आ रहा है और बी भी मौजूद है। इसका मतलब ये दो वेरिएबल हमारे पास वेरिएबल या लिटरल नंबर मौजूद है। इसी तरह C-1 3, तो इसमें जो C है वो एक ही नंबर है, इसके अलावा और इंग्लिश में अल्फाबेट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो आपने सबसे पहले उसी इक्वेशन को हल कर देना है जो एक ही नंबर आ रहा है, ताकि आपको इजी हो जाए हमारा प्रोसेस जो है, जो हम हल करने का तरीका हमारा है, आपको आसान लगे। आप यहाँ पे फिर क्या मेंशन करेंगे, बाय इक्वेशन 3। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम 3 इक्वेशन को हल करने लगे हैं। बाय इक्वेशन 3 तो हमारे पास उस इक्वेशन को आप सबसे पहले लिख लेंगे, C-1 इक्वल टू 3। अब इसमें जो -1 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, उसको आपने राइट तरफ लिख देना है। C इक्वल टू, सबसे पहले जो इक्वल के आगे रकम मौजूद होती है आपने वो सबसे पहले लिखनी होती है 3। अब -1 राइट तरफ जाएगा तो वो उसके आगे लिखेंगे और फिर साइन चेक करना है कि वो क्या, वो प्लस है या माइनस। अब ये जो साइन है ये माइनस का है, जब ये राइट पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा। और C इक्वल टू 3 + 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो हमारे पास C का आंसर आ चुका है, वो किसके बराबर है, 4 के इक्वल है। एक चीज का आंसर मिल चुका है। अब इसी तरह आपने देखना है कि क्या बाकी इक्वेशन में C मौजूद है, तो C का आंसर यहाँ से तो हमने निकाल लिया है। अब हमने इसमें देखना है फर्स्ट इक्वेशन में C मौजूद है। अब इस C की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ C। आपने क्या लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ C, यहाँ पे मेंशन करेंगे पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे A और फिर प्लस। अब इस C की जगह पे पहले आप इक्वेशन को लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। 0 आप लिखेंगे A प्लस, इस C की जगह पे ये जो वैल्यूज है इसको पुट कर देना है। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब प्लस का 4 जब राइट पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -4। तो ये है हमारे पास A का आंसर। A इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -4 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास आपने देखना है कि A का वैल्यूज, A की वैल्यूज तो हमने निकाल ली है, क्या किसी और इक्वेशन में A मौजूद है। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें A क्या है, मौजूद है, A + 2B। अब देखें A की जो वैल्यूज थी वो है -4। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास A मौजूद है, आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। याद रखना है आपने एक ही स्टेटमेंट में एक साइड पे लिखना है, इसको इस साइड पे लिखना है क्योंकि ये वैक्यूम है, इसी वजह से ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो आपने क्या लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन
सेकंड। आप सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यूज पुट करेंगे। अब सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास है वो कौन सी है, a प्लस 2b इक्वल टू -7। मतलब a की जगह पे अब आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -4 पुट करना है। अब इसकी जगह पे लिखेंगे -4 फिर प्लस 2b इक्वल टू -7। अब देखिए जो माइनस का 4 है ये कांस्टेंट नंबर है और माइनस का 7 भी क्या है, कांस्टेंट है। बहुत से बच्चों की मिस्टेक क्या होती है, वो 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं, वो यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। याद रखना है कि 4 के साथ कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ है, मतलब B नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे B मौजूद है। अब अगर इसके साथ B होता तो हम इसको प्लस या माइनस करते। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ। अगर A भी लिखा होता तो भी हम ऐड नहीं कर सकते, सेम टू सेम डिजिट होने चाहिए थे। तो हमारे पास क्या है, -4 एक कांस्टेंट नंबर है। ये कांस्टेंट नंबर की तरफ जाएगा, तो आपने इसको लिखना है 2b इक्वल टू, सबसे पहले जो आगे नंबर होता है उसको आपने पहले लिखना होता है -7, फिर ये कांस्टेंट जब राइट पे जाएगा माइनस का तो राइट पे जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब इसी तरह 2b इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़ी रकम का लगाना है। बहुत से बच्चों की ये मिस्टेक होती है, वो प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं, या वो ये करते हैं 7 + 4 है तो वो 11 लिख देते हैं। याद रखना है कि जब भी आपने प्लस माइनस करनी होती है हमेशा साइन का ख्याल रखना होता है कि कौन सा साइन किस रकम के साथ आ रहा है। तो प्लस माइनस माइनस हमने माइनस ही करना है और साइन हमेशा बड़ी रकम का लगाना है। तो 7 में से 4 जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब इसी तरह जो 2 है वो b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। जब ये 2 उस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है b इक्वल टू -3 और डिवाइड बाय 2। ये जो डिवाइड 2 मल्टीपल था इस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या इसको ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या था, b का आंसर -3/2। अब हमारे पास 3 जो फ्रैक्शन थे वो फाइंड हो चुकी है, 3 इक्वेशन को हमने फाइंड कर लिया है। अब इसी तरह लास्ट पे जो इक्वेशन है उसमें देखना है कि वो हमारे पास क्या नंबर उसके अंदर मौजूद है, उसमें जस्ट एक ही डिजिट है, वो है d। अब हम इसके ऊपर आप एक सर्कल बना दिया करें ताकि आपको आसानी रहे कि किस किस की वैल्यूज हमें फाइंड हो चुकी है। अब आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 4 की जो 4 इक्वेशन है वो हमारे पास क्या थी, 4d - 6 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2d। ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इसमें जो है वो दोनों d आ रहे हैं, मतलब कोई a b c में से कोई नंबर नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, d दोनों मौजूद है तो जो दोनों सेम जो लिटर नंबर है उसको आपने उसी साइड पे लगा देना है। आपने क्या लिखना है, 4d। अब माइनस का जो 6 है ये कांस्टेंट नंबर है, आपने इसको राइट पे लिखना है और 2d को लेफ्ट साइड पे ले आना है। जब 2d लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का 2d जब इस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा। अब माइनस का 6 जब राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि d और d के दोनों सेम नंबर हमारे पास आ जाएंगे। अब आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, 4d में से 2d जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2d इक्वल टू 6। अब जो 2 है वो मल्टीपल हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2। अब इसको सिंपलीफाई मजीद करेंगे तो d हमारे पास इक्वल आएगा 2 1 2 और 2 3 6, तो d इक्वल टू 3 के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, d का आंसर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।